हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए सेट 1 के सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन करवाऊंगी जो कि अगस्त में होने वाला है। जब मैंने ये सैम्पल पेपर बनाया तब तक जुलाई का ही अपना शेड्यूल चल रहा था, लेकिन अब वो पेपर अपना अगस्त में होने वाला है। तो सैम्पल पेपर मैं आपको दे चुकी हूँ और अब हम जल्दी से इसका सॉल्यूशन करेंगे। डायरेक्शंस और जो इंस्ट्रक्शंस है वो आपने पढ़ ली होंगी। 11 क्वेश्चन एक एक नंबर के हैं, 12 से 14 2 नंबर के हैं, 15 से 17 3 के, 18वां 19वां 5 नंबर का और 20वां क्वेश्चन केस स्टडी 4 नंबर का है। यही इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश में है। तो सेक्शन ए पर आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर, निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो 4 का रूट 2 होता है, 100 का 10 होता है, 64 का 8, तीनों परिमेय हैं। जबकि हम 18 का रूट करेंगे तो 3 × 9 × 2 होगा, जो कि 3 × 9 का रूट × 2 का रूट। तो 9 का रूट 3 और रूट 2 आ जाएगा, 3 3 9 रूट 2 आ जाएगा, जो कि एक इरेशनल नंबर है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। द वैल्यू ऑफ 16⁻³ 16 की पावर 3/4। तो 16 को अंदर खोल लो। 16 का मतलब होता है 2 की पावर 4। भाई 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 की पावर 4 16, और उसकी भी पावर 3/4। तो एक ही बेस पर डबल पावर हो तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 4 से 4 कट गया, 2 की पावर 3 रह गया। 2³ का मतलब है 2 2 जा 4, 2 जा 8। तो सही आंसर आपका 8 आ जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है ये हमारा। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जीरो ऑफ पोलिनोमियल 3x + 1। 3x जमा 1 का शून्यक कौन सा है। शून्यक निकालने के लिए 3x जमा 1 को 0 के बराबर रख दो। 3x = 0 - 1, 3x = -1। 3 को राइट में ले जाओ तो 1 के नीचे चला जाएगा, -1/3, ऑप्शन बी। चौथे क्वेश्चन पर आ जाओ। द डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल, इस बहुपद की घात कितनी है। बहुपद की सबसे बड़ी पावर उसकी घात होती है, तो 3 है तो घात 3 आ जाएगी। पाँचवें पर आ जाओ। द बेस एंड हाइट ऑफ ए ट्राइंगल आर 12 and 8 सेंटीमीटर देन एरिया। एक त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 8 है। कोई भी त्रिभुज आप ऐसे, थोड़ा गले में मुझे दिक्कत चल रही है इसीलिए मैं थोड़े लेक्चर अभी अवॉइड कर रही हूँ। आधार 12 है, ऊंचाई 8 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार 12, ऊंचाई 8, 2 6 जा 6 8 48, 48 सेंटीमीटर स्क्वेयर, ऑप्शन सी। छठे पर आ जाओ। ये ऊपर वाला कटा हुआ है। इन स्कूल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स इन मैथ्स आर गिवन बिलो, फाइंड द रेंज। एक विद्यालय में गणित की परीक्षा में 10 विद्यार्थियों के अंक हैं। इसका परिसर अगले पेज पे लिखा हुआ है, मैं दिखा दूंगी। परिसर ज्ञात करना है, यानी रेंज निकालनी है। रेंज का मतलब है सबसे बड़े डाटा में से सबसे छोटा डाटा माइनस कर दो। सबसे बड़ा 70, सबसे छोटा 18 12 36 24 9। तो जो परिसर है, जो रेंज है, वो आ जाएगा 70 - 9 यानी 61। ये यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है तो हम बी ऑप्शन पर टिक कर देंगे। 6 क्वेश्चन MCQ थे। क्वेश्चन नंबर 7 फिलअप है। क्लास मार्क ऑफ दिस क्लास, इस कक्षा का, इस क्लास का, इस वर्ग का वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह का मतलब इसका मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का मतलब है 140 में 150 जोड़ेंगे और 2 से भाग कर देंगे। 140 में 150, 140 + 150 290/2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, 145 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर अपना सही आंसर, दिखाई ना दे रहा हो तो मैं रेड कलर से लिख दूँ, 145 आ जाएगा। 8वें पर आ जाओ। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, सही या गलत बताना है। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आप करते हैं तो मैंने आपको सिखाया हुआ है कि जो शुरू में लिखा है परिमेय यानी रैशनल, पहले उनको लिख लो। ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ कोई परिमेय का उदाहरण मैंने लिख दिया 3/4 1/2, और यहाँ मैंने लिख दिया पूर्णांक। तो पूर्णांक तो भैया होते हैं -3 -2 -1 0। तो ये जो नंबर है ये पूर्णांक तो नहीं है,
वो कुछ परिमेय पूर्णांक हो सकते हैं लेकिन सारी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती हैं, तो यह बात हमारी गलत है, असत्य है। 9वें पे आ जाओ। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है। हीरोन का सूत्र बताओ। तो हीरोन का सूत्र होता है क्षेत्रफल निकालने का एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और पूरे का अंडर रूट, जिसकी सहायता से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पर, जो कि असर्शन रीजन है। असर्शन रीजन में क्या करना है कि आपको एक अभिकथन यानी कि असर्शन दिया होगा, एक तर्क यानी रीजन दिया होगा। पहले दोनों को चेक करना है कि दोनों सही हैं या गलत हैं। तो पहले तो चेक करते हैं, फिर मैं आपको ऑप्शंस बताऊंगी। प्रश्न संख्या 11 की जो स्टेटमेंट है वो हिंदी में गलत है। सुनो मेरी बात ध्यान से, ये अपरिमेय नहीं है, ये परिमेय है कि दो परिमेय संख्याओं x और y के बीच, ये भी a नहीं है, दो परिमेय संख्याओं x और y के बीच उपस्थित परिमेय संख्या x जमा y बटे 2 है। तो ये बिल्कुल सही है। अगर हमें दो संख्याएं x और y दे रखी हैं और उनके बीच में परिमेय संख्या निकालनी है तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो। तो जो हमारा पहले वाला कथन है वो बिल्कुल ट्रू है। मैं फिर रिपीट कर दूं कि ये अपरिमेय नहीं है, ये दोनों ही परिमेय हैं, क्योंकि इंग्लिश में पढ़ो, रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन टू रैशनल नंबर्स इज x प्लस वाई बाई 2। दूसरा तर्क क्या कहता है कि दो अपरिमेय संख्याओं के बीच एक अपरिमेय, तो ये भी गलत है। ये आएगा दो परिमेय संख्याओं के बीच एक परिमेय संख्या होती है। देयर इज वन रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, तो ये फॉल्स है, क्योंकि दो रैशनल नंबर के बीच में भैया इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं। सुन लो, मैं इंग्लिश में समझा रही हूँ। अगर x और y दो रैशनल नंबर है यानी परिमेय संख्या है तो उनके बीच ये परिमेय संख्या आएगी, तो असर्शन ट्रू है। देयर इज वन रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स, ये गलत है, क्योंकि दो रैशनल नंबर के बीच में करोड़ों रैशनल नंबर होते हैं, तो ये फॉल्स है। और जब असर्शन ट्रू हो, रीजन फॉल्स हो, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होता है। अब इनका आंसर कैसे देते हैं? इनके 4 ऑप्शन होते हैं जो कि आपने ध्यान देने हैं। मैं यहाँ लिख देती हूँ उन चारों को। अगर आपका असर्शन ट्रू है, रीजन भी ट्रू है और रीजन की वजह से असर्शन ट्रू है, तो हम ऑप्शन ए चूज करते हैं। असर्शन ट्रू है, रीजन भी, मतलब अभिकथन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन की वजह से असर्शन नहीं है, तो हम बी ऑप्शन चूज़ करते हैं। तो 2 ऑप्शन मैंने आपको यहाँ बता दिए थे, असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं, और रीजन की वजह से यानी कि तर्क के कारण अभिकथन सही है तो ए चूज करेंगे, लेकिन तर्क के कारण अभिकथन सही नहीं है तो हम ऑप्शन नंबर बी को चूज करेंगे। अब तीसरा ऑप्शन हमारा आ जाता है, असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है, तो आप सी लिखोगे। असर्शन यानी अभिकथन गलत है और एंड रीजन ट्रू है तो आप डी चूज करोगे। और एक ऑप्शन और होता है कि अगर दोनों के दोनों फॉल्स हैं तो आप ई चूज़ करोगे, लेकिन ये आपके में आता नहीं है। तो अभी हमने क्या देखा कि पहले वाला सही और दूसरे वाला गलत है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सारे ऑप्शन जब आप पेपर दोगे तो उसमें आपको लिखे हुए मिलेंगे। अब चलते हैं बेटा सेक्शन बी पर। 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। 12वां क्वेश्चन है, 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करो, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। क्योंकि हमें 5 रैशनल नंबर निकालने हैं तो 5 में 1 जोड़कर 6 ले लो। अब 1 है, 1 को लिख दो, 1 का लाइक फ्रैक्शन बना लो, यानी 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड। 2 का लाइक फ्रैक्शन बना लो, 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड। 1 बन गया 6/6, 2 बन गया 12/6। दोनों के बीच की जो 5 परिमेय संख्या आपने निकालनी है वो लिख के, और आप लिखना, पूरा लिखना कि 1 व 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं बराबर है 7/6, 8/6, 9/6, भैया 10/6 और 11/6। बहुत आसान सा है। 13th पर चलते हैं, हिंट दे रही हूँ मैं, बहुत आसान सा पेपर है। 13th कहता है k का मान ज्ञात कीजिए यदि ये बहुपद px, आगे देखो, का गुणनखंडन है। ये देखो मैंने पहले यहाँ पर आपको करवा दिया था, लेकिन मैं वीडियो ऑन करना भूल गई थी, तो बड़ी मेहनत लगती है लेक्चर रिकॉर्ड करने में। मैंने पूरा सेक्शन 20 सॉल्व करवा दिया और मेरा वीडियो पॉज ही था, समझ रहे हो मेरी बात को। तो अब मैं दोबारा शूट कर रही हूँ आपके लिए। यहाँ पर हमें क्या बताना है कि यदि x-1 इस पोलिनोमियल का गुणनखंड है तो आप k की वैल्यू बताओ। अब अगर कोई x, मेरी बात सुन लो ध्यान से,
अगर x माइनस 1 पोलिनोमियल का गुणनखंड है तो इसको 0 रखो, x की वैल्यू 1 आ जाएगी। इस वैल्यू को इस पोलिनोमियल में पुट करके 0 के बराबर कर दो। अब ये आपका पोलिनोमियल है 2x² प्लस kx प्लस √2, इसमें 1 पुट कर दो, 2 इंटू 1² k इंटू 1 प्लस √2, ये बन गया 2 प्लस k प्लस √2। अब क्योंकि ये x माइनस 1 इसका फैक्टर है, गुणनखंड है, तो इसको 0 के बराबर रख दो, तो k की वैल्यू आ जाएगी -2 माइनस √2, और आप माइनस कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में आ गया 2 प्लस √2। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। टर्म है 1/7 प्लस 3√2, इसको रैशनलाइज करना है। तो इसमें आप क्या करो, एक बार तो इस पूरे एक्सप्रेशन को यूं का यूं लिख दो और फिर इसके अपोजिट साइन वाली टर्म से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो। अब ऊपर वाला तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि बनेगी a² माइनस b²। तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 7 का स्क्वेयर माइनस 3√2 का स्क्वेयर। ठीक है, न्यूमरेटर एज इट इज, 7 का स्क्वेयर 49। देखो 3 √2 का स्क्वेयर का मतलब 3 का स्क्वेयर 9, √2 का 2, तो ये 18 हो जाएगा, और ये बन जाएगा 7 माइनस 3√2/31। ये था सेक्शन बी। अब चलते हैं सेक्शन सी पर, जिसमें 3 नंबर के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये सिर्फ आपको ना मैं एक सैम्पल पेपर दे रही हूँ, आपको आइडिया हो जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। यही क्वेश्चन आएंगे उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। अब क्या करो, बहुत ये आसान है वैसे तो। इन फर्स्ट दोनों टर्म्स में से x² कॉमन आ जाएगा। इसके वैसे मैंने 2 ऑप्शन रखे थे, मतलब 2 पार्ट रखे थे, लेकिन एक ही लिख पाई मैं यहाँ। तो जब इसमें से x² कॉमन लोगे तो x आ जाएगा -2। इन दोनों में से माइनस का 1 कॉमन ले लो, x -2। अब x -2 फिर कॉमन, तो फर्स्ट टर्म में तो बच जाएगा x² और यहाँ बच जाएगा -1। इसको रीराइट कर लो। ये जो x का स्क्वेयर है माइनस इसको लिख दो 1 का स्क्वेयर, फिर वही आइडेंटिटी a² माइनस b² वाली, a माइनस b। ये आइडेंटिटी ज़रूर बतानी है आपने, 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये हो गया x -2, ये बन जाएगा x -1 इंटू x प्लस 1, और इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 फिर से फैक्टराइजेशन का है। क्यूबिक पॉलिनोमियल है, 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। मैं यहाँ लिख लेती हूँ 27x³ जमा y³ जमा z³ माइनस 9xyz। यहाँ भी हमारी एक आइडेंटिटी लगेगी। देखो 27 होता है 3 का क्यूब, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 3x का होल क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब, माइनस 9 को मैं लिख सकती हूँ 3 गुणा 3x गुणा y गुणा z। ठीक है, अब हमारे पास एक ये आइडेंटिटी होती है। आइडेंटिटी मैं यहीं पर लिख दूँ कि a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c इंटू a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ac। ठीक है, अब यहाँ आपको a की जगह 3x लेना है, b की जगह y और c की जगह z, और फैक्टराइज कर देना है। भाई पैटर्न मिला लो ना, 3x का होल क्यूब यानी a का, y का होल क्यूब यानी b का, z का होल क्यूब यानी c का, यहाँ इन तीनों की मल्टीप्लाई और यहाँ पर इन तीनों की। तो जो ऊपर वाली टर्म है हमारी, ये वाली टर्म ध्यान देना, 3x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3 इंटू 3x इंटू y इंटू जेड इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, तीनों का सम यानी 3x प्लस y प्लस z, और ब्रैकेट में a का स्क्वायर यानी कि 3x का होल स्क्वायर लेना है, b की जगह y का स्क्वायर, c की जगह z का। a और b को मल्टीप्लाई करो यानी कि 3x और y को, b और c को मल्टीप्लाई करो यानी y और z को, a और c को मल्टीप्लाई करो यानी 3x इंटू जेड को। इसको फिर से ओपन कर दो, 3x प्लस वाई प्लस जेड
3x का होल स्क्वायर करोगे 3 तिया 9, 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई करोगे 3xy माइनस वाई जेड और माइनस 3xz। ये हो जाएगा फैक्टराइजेशन इस क्वेश्चन का, अगर आपको आइडेंटिटी लर्न है तो। और जल्दी से सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 17। 0.47 बार को पी बाई क्यू के रूप में बदलो। ये यहाँ पर ध्यान देना है कि बार केवल 7 पर है, ठीक है, बार केवल 7 पर है, यानी आप इसे लिख सकते हो 47777 डैश डैश डैश। इस तरह के एक्सप्रेशन को जब पी बाई क्यू में हमने कन्वर्ट करना है तो जितनी डिजिट्स रिपीट हो रही हैं उतनी जीरो लगाकर मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10, तो ये तो हो जाएगा 10x। और जब भी डेसिमल को 10, 100, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल अपने प्लेस से उतनी ही डिजिट आगे चला जाता है जितनी जीरोज़ होती हैं। कहने का मतलब क्या है कि मान लो 47.982 है और मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो डेसिमल 9 के पीछे चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। अगर 100 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो 2 डिजिट पीछे चला जाएगा एंड सो ऑन। तो क्योंकि मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मेरा डेसिमल यहाँ चला जाएगा। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, नहीं तो यहाँ 10 इंटू में ऐसे करके भी दिखा सकते हो। तो ये बनेगा 10x और ये डेसिमल यहाँ चला जाएगा 4.7777 हो गया। अब जो ये वाला एक्सप्रेशन है इसको इसके नीचे ही राइट कर दो, x इज इक्वल टू 0.47777 और दोनों इक्वेशंस को मैं कहूँगी यहाँ पर आप कर दीजिए सब्ट्रैक्ट, यानी घटाने पर। जब हम माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, पीछे से माइनस करो 0 0 0 0, 7 में से 4 गया 3, 4 10x में से x गया 9x। तो बच्चे पीछे के 0 को छोड़ दो, ये आ गया 4.3, 4.3 को लिख दो 43/10 और 9 को राइट में ले आओ तो 10 पहले से था 9 और हो गया, ये हो गया 43/90। ये x की वैल्यू आ गई। और x मैंने किसको माना था, इस डेसिमल एक्सपेंशन को ही तो मैंने x माना था, तो ये मेरा 43/90 हो जाता है। तो 0.47 बार को जब मैं p बाई क्यू में कन्वर्ट करूँगी तो वो 43/90 आ जाएगा। पूरा क्वेश्चन एक सिंगल फ्रेम में यहाँ मैंने कर दिया है। तो ये था आपका सेक्शन सी कंप्लीट। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, सेक्शन डी 5 नंबर का क्वेश्चन है। एक परिवार की मासिक आय रुपये 6400 है और विभिन्न मदों के अंतर्गत हर महीने होने वाला खर्च ग्रोसरी पर 2100, कपड़े पर इतना, एजुकेशन पर 1200, मिसलिनियस इतना और सेविंग हो रही है 1000 रुपीज़। आगे देखते हैं क्या करना है। उपरोक्त आंकड़ों का एक दंड आलेख बनाएं, किस मद पर सबसे अधिक खर्च किया गया है ये भी आपने बताना है। इंग्लिश में भी आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर पहले मैं 2 स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर लेती हूँ। ये मैंने फर्स्ट लाइन ले ली और ये मैंने सेकंड लाइन ले ली। और अब हम इसके ना, अब आप देखो कि दंड आलेख यानी बार ग्राफ के लिए अलग अलग वो लेना है। तो 5 टर्म्स है हमारी, ग्रॉसरी, क्लोथिंग, एजुकेशन, मिसलिनियस और सेविंग्स। तो आप यहाँ 5 इक्वल पार्ट्स कर दो, 1 2 3 4 5। ये ग्रॉसरी यानी राशन, क्लोथिंग यानी कपड़े, एजुकेशन यानी शिक्षा, मिसलिनियस यानी विविध और सेविंग यानी बचत। अब आपने थोड़ा ये देखना है कि जो एक्सपेंडिचर है वो 1000, 600, 1200, 1500, 2100 ऐसे चल रहा है। तो यहाँ जो पार्टीशन करोगे वो आप 100 से भी कर सकते हो और 200 से भी, 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200 और 2400। ठीक है, समझ आ रही है बात। आप इनको बाकायदा यहाँ पर लिखोगे भी कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, मद है और एक्सपेंडिचर है, तो इसके नीचे तो आपको बाकायदा लिखना है मद और यहाँ पर आपको लिखना है खर्चा। और ये बच्चे ये है 200, 400, 600, 800, 1000 इंग्लिश में भी बोल रही हूँ मैं, साथ साथ 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 और 2200 और 2400। अब बार ग्राफ बनाना है, बहुत ही सिंपल है। ग्रॉसरी पर 2100 रुपये खर्च हो रहे हैं, तो पहले तो 2100 का ना निशान लगा लो। देखो ये 2200 है और ये 2000 है, तो दोनों के बीच में ये 2100 जाएगा। अब आपने क्या करना है कि ग्रॉसरी पे से एक लाइन लेनी है और 2100 तक ले जानी है।
एक और लाइन लेनी है और उसको भी 2100 तक ले जाना है और इनको ऐसे ज्वाइन कर देना है, इनको ऐसे ज्वाइन कर देना है। तो ये ग्रॉसरी पर एक्सपेंडिचर आ गया। अगला एक्सपेंडिचर अगर मैं देखती हूँ तो आप ध्यान देंगे कि ये अपना क्लॉथिंग पर है, 600 रुपीज़ ओनली। कपड़ों पर केवल 600 रुपये खर्च हो रहे हैं। तो कपड़ों पर देखो अब तुम 600 कहाँ है, ये 600 की लाइन है, ठीक है। ये लाइन आपने ड्रॉ नहीं करनी है, सुन रहे हो मेरी बात, ये आपने बाद में इरेज कर देना है आइडिया लेकर। तो मैं यहाँ तक रखते हुए बाकी को थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ, हल्का सा बस मैं निशान लगा रही हूँ यहाँ पर, ताकि मुझे पता लग जाए कि 600 कहाँ है, ठीक है। समझ में आ रही है मेरी बात, मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। तो आप क्लोथिंग को लेकर थोड़ा यहाँ पर थोड़ा सा हमारे पास जो है इक्विपमेंट्स थोड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि इरेज करती है तो बाकी की लाइंस भी इरेज हो जाती है, तो थोड़ा आपने ध्यान रखना है। अब एक बात का ध्यान देना है कि जितनी चौड़ाई ग्रोसरी वाले बार की रखी थी उतनी चौड़ाई इसकी रखनी है। तो ये हो गया आपका 600। आगे देखो जल्दी से, अब एजुकेशन पर 1200 रुपये खर्च हो रहे हैं, तो अगला डंडा आप 1200 तक, एजुकेशन को 1200 तक ले जाओगे और ये लगभग 1200 तक ही है यहाँ, ठीक है। और दूसरा बार भी आप यहाँ तक ले जाओगे 1200। आप चेक भी कर लो, ये देखो ये बिल्कुल 1200 तक जा रहा है, ठीक है। आगे चलो, मिसलीनियस पर 1500 अपने लग रहे हैं, ये मिसलीनियस है, देख लो ध्यान से। तो मिसलीनियस पर 1500 लग रहे हैं, तो 1500 का निशान मैं एक बार आपको लगा के दिखा दूँ। ये 1400 है और ये 1600 है, तो भैया ये आपका बेटा जी लगभग 1500 चला जाएगा, ठीक है। मैं हल्का सा यहाँ पे मार्क कर देती हूँ, हल्का सा, बाकी को आप इरेज कर लेना। तो मिसलीनियस को आप ले जाइए, मिसलीनियस पर रखना है, स्केल लेना है, पेंसिल लेना है, हर बार की चौड़ाई बराबर होनी चाहिए। ये 1500 तक ले गए और सेविंग्स हैं 1000 रुपीज़, तो ये 1000 वाला डंडा यहाँ तक आ रहा है। तो इस पर मैं हल्का सा एक रेड कलर का डॉट लगा देती हूँ, वैसे ये मिट जाएगा यहाँ से, तो मुझे हल्का सा ध्यान है, तो मैं 1500 तक ले जाती हूँ। 1500 देख लो, चलो एक बार मैं लगा देती हूँ, नहीं 1000 सॉरी, ये है 1000 का, ठीक है। तो आपने सेविंग को ले जाना है 1000 तक और ये आपका बार ग्राफ बनकर तैयार हो जाता है। थोड़ा सा इसको साइज में छोटा कर देती हूँ मैं, ये बार ग्राफ बन के तैयार हो गया। जो ये एक्स्ट्रा के निशान है ना, इनको आप अपना ऐसे इरेजर से साफ़ कर देना, जितने भी एक्स्ट्रा निशान यहाँ पर रह जाते हैं। क्लियर है। अब ये कहता है कि किस मद पर सबसे अधिक खर्च किया गया है, ऑन विच आइटम दे स्पेंट मोर। तो वैसे तो ग्राफ से भी दिख रहा है कि ये सबसे ऊंचा है, तो ग्रोसरी पर यानी खाने पीने पर सबसे ज़्यादा खर्च हो रहा है, तो उसको आप लिख देंगे राशन पर या ग्रोसरी पर। तो ये था आपका 5 नंबर का क्वेश्चन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। गुणनखंडन कीजिए। 2 मैंने ऑप्शन दिए हैं इसमें, तो दोनों मैं आपको समझा दूंगी ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। फैक्टराइज 4x² + y² + z² - 4xy - 2yz, माइनस नहीं आएगा भैया, प्लस 4xz आएगा, तो आप इसको ठीक कर लीजिएगा। 4x² + y² + z² - 4xy - 2yz + 4xz। इसमें जो आइडेंटिटी हम यूज करेंगे वो मैं यहाँ साइड में लिख देती हूँ। a + b + c, अरे a + b + c होल स्क्वेयर इज इक्वल टू a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। अब इसमें ना हमारी 2 टर्म्स नेगेटिव हैं और दोनों में जो कॉमन वेरिएबल है वो आप ध्यान दो तो y है, तो इसका मतलब y वाली टर्म हमारी नेगेटिव आएगी और बाकी सारे पॉजिटिव आएंगे, ध्यान देना। तो इसको मैं लिखती हूँ 2x का होल स्क्वायर, और इसको y का होल स्क्वायर लिखने की बजाय मैं -y का होल स्क्वायर लिख दूँ, प्लस z होल स्क्वायर प्लस, ध्यान देना ये जो 4xy है ये हो जाएगा 2 × 2x × -y, और इसको मैं लिखूँगी +2 ब्रैकेट में -y और भाई मल्टीप्लाइड बाय z, और इसको मैं लिखूँगी 2 × 2x × z। अब देख लो सारा यूं का यूं मैच कर रहा है। 2x का होल स्क्वायर 4x² -y का होल स्क्वायर +y², z का स्क्वायर z का स्क्वायर, इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो +- -4xy आएगा, ठीक है।
और इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2yz आएगा, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 4xz आएगा, यानी इसको हमने ऐसे लिख दिया। और इसका कंपैरिजन जब मैं इससे करती हूँ तो a की जगह 2x आ रहा है, b की जगह -y आ रहा है और c की जगह +z। तो आप मेंशन करोगे कि इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए ये बन गया 2x + -y + z का होल स्क्वायर। पहले अंदर वाली ब्रैकेट खोल दो, 2x + -y + z होल स्क्वायर। और होल स्क्वायर का मतलब होता है उसी टर्म को खुद से 2 बार मल्टीप्लाई करना। तो ये फैक्टराइजेशन हो जाएगा गिवन पॉलिनोमियल, गिवन एक्सप्रेशन का हम कह सकते हैं। ठीक है, इसी में जो इंटरनल चॉइस है वो बिल्कुल ही आसान है। देखो जरा एक्सपेंड करें, प्रसार करें, ये दिख रहा है ना आपको, 3a - 7b - c होल स्क्वायर। मैं इन सबको पहले प्लस में बदल देती हूँ। कैसे? 3a प्लस ब्रैकेट में माइनस का 7b प्लस ब्रैकेट में -c का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी अभी अभी लिखी है मैंने, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, तो ये बनेगी a स्क्वायर। ठीक है, फिर से लिख दूं भैया, देखो जल्दी से, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये हो गया बेटा जी 3a का होल स्क्वायर -7b का, सब में प्लस का साइन पहले, -c का होल स्क्वायर 2 के ब्रैकेट में 3a यानी फर्स्ट टर्म ब्रैकेट में -7b प्लस 2 के ब्रैकेट में -7b -c और 2 के ब्रैकेट में -c इंटू 3a, यानी a b b c c a, फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, थर्ड फर्स्ट। इसको ओपन कर दो, 3a का होल स्क्वायर करोगे 9a स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर करते हैं हमेशा प्लस हो जाता है, तो 7 7 जा 49b स्क्वायर, ये हो जाएगा c स्क्वायर। इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6 6 7 जा 42 प्लस माइनस माइनस 42ab। इन तीनों को मल्टीप्लाई करो तो 2 बार माइनस आ रहा है तो प्लस हो जाएगा, 7 दूनी 14 bc। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो -2 3 6 ac, ये इसकी एक्सपेंशन आ जाएगी। लेकिन अगर आप इसमें ये आइडेंटिटी नहीं लिख कर आते हो, इस तरह एक्सपेंड नहीं करते हो, तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। और अब हमारा लास्ट क्वेश्चन रह जाता है केस स्टडी 4 मार्क्स का, उसको देखते हैं। स्टेटमेंट इसकी आपको थोड़ी मुश्किल लग सकती है लेकिन बहुत ही आसान है। एक आयताकार पार्क की भुजाएं 80 और 90 मीटर हैं। तो सबसे पहले तो एक पार्क बना लो भाई, ये आयताकार पार्क है और इसकी भुजाएं 90 और 80 हैं, तो इसको मैंने 90 ले लिया और इसको 80। ठीक है, पार्क के चारों कोनों पर 8 10 और 6 मीटर वाली भुजाओं वाले छोटे त्रिभुजाकार क्षेत्र छोड़े गए हैं, यानी चारों तरफ एक त्रिभुज वाला कोना इधर छोड़ दिया, एक इधर छोड़ दिया मान लो, एक इधर छोड़ दिया मान लो, और एक इधर, सेम ट्रायंगल छोड़े हैं। हर ट्रायंगल की साइड्स 8 10 और 6 हैं। शेष बचे भाग पर घास उगाई जाती है। अगर इन चारों ट्रायंगल्स को छोड़ दूं तो बाकी हिस्से में ये ग्रीन कलर की घास उगाई जा रही है। इज इट ओके विद यू? सब बहुत आसान है। एक बार इंग्लिश में और देख लेते हैं स्टेटमेंट को जल्दी से, कि द साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क आर 80 एंड 90 मीटर। क्लियर है? अ स्मॉल ट्रायंगुलर एरिया ऑफ साइड 8 10 एंड 6 मीटर है भाई, 6 मीटर, 8 10 और 6 सॉरी रिस्पेक्टिवली इज टू बी लेफ्ट आउट एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ द पार्क फॉर ग्रोइंग फ्लावरिंग प्लांट्स। इन चारों ट्रायंगल में तो फूल उगाए जा रहे हैं, बाकी पूरे एरिया में घास। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन? कितना आसान क्वेश्चन है। तो देखो मेरी बात सुनो, एक तो ट्रायंगल छोड़ा गया है जो कि 8 10 और 6। सबसे पहला पार्ट क्या है? आयताकार पार्क का क्षेत्रफल क्या है भाई? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, 90 गुणा 80, 9 8 72, 7200 मीटर स्क्वायर। ये हो गया पहला पार्ट। आगे बढ़ूँ, हिंदी में देखेंगे थोड़ा सा इसको, देखो जरा दूसरा पार्ट। ऊपर बताए अनुसार एक पार्क का अर्ध परिमाप बताओ। पार्क कौन सा? जो ट्रायंगुलर छोड़ा गया था। तो ट्रायंगुलर पार्क एक बनाया गया है। साइड कितनी है? 8 6 और 10। पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 8 और 6 14,
14 और 10 24, तो अर्ध परिमाप यानी कि सेमी पेरीमीटर हो जाएगा 12। ये हो गया सेकंड पार्ट। वह क्षेत्रफल बताओ जिस पर फूलों वाले पौधे लगाए गए हैं। ये जो 4 खेत बनाए गए हैं, 4 एरिया छोड़े गए हैं, इनमें फूल लगाए गए हैं। एक ट्रायंगल का एरिया निकालो और 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ध्यान देना, तो एक ट्रायंगल का एरिया पहले आप निकाल लो। एरिया ऑफ 1 ट्रायंगुलर पार्क, एक लिख आप अपने आप लेना, एक त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल, तो वो क्या हो जाएगा एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस अभी निकाला है हमने 12, साइड है 12 माइनस 8, 12 माइनस 6 और 12 माइनस 10 का अंडर रूट। 12, 12 में से 8 गए 4, देन 6 और देन 2 और पूरे का अंडर रूट। तो 12 का मतलब हो गया 2 2 जा 4, 3 जा 12, 4 के भी टुकड़े कर दो, 2 2 जा 4, 6 के भी टुकड़े कर दो, 2 3 जा 6 इंटू 2 और पूरे का कर दो अंडर रूट। ध्यान देना, इन दोनों का फैक्टर बन गया, ये बाहर आ गया, इन दोनों का फैक्टर बन गया, ये बाहर आ गया। अब सुनो ध्यान से, 3 2 बार आ रहा है तो 3 एक बार बाहर आ जाएगा, और ये 2 भी 2 बार आ रहा है तो ये बाहर, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 मीटर स्क्वेयर एक ट्रायंगुलर पार्क का एरिया आया है। तो जितने हिस्से में पौधे फूल लगाए गए हैं वो हो जाएगा 4 इंटू 24 यानी कि 96 मीटर स्क्वेयर। ध्यान से देख लो, ये क्या कह रहा है, तीसरा पार्ट, वह क्षेत्रफल बताओ जिस पर फूलों वाले पौधे लगाए गए हैं। अब फूलों वाले पौधे 4 ट्रायंगल पर लगाए गए हैं, एक ट्रायंगल का 24 है तो 4 का हो जाएगा 96। आगे चलो, यदि फूलों वाले पौधे लगाने की दर, थोड़ा बड़ा कर लूँ मैं, यदि फूलों वाले पौधे लगाने की दर 75.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर है तो पूरे पार्क में फूलदार पौधे लगाने का खर्चा क्या होगा। भाई 96 मीटर स्क्वायर पर पौधे लगाए गए हैं, 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 75.50 आ रहा है, तो बाकी का खर्चा अपना कितना आ जाएगा, बाकी का खर्चा आ जाएगा। देखो मेरी बात सुन लो ध्यान से कि 96 को 75.50 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा खर्चा आ जाएगा। ठीक है, 96 को 75.50 से मल्टीप्लाई कर दो भाई मल्टीप्लाई। 7550 को 96 से करना है, 0 6 5 30, 6 5 30 और 3 33, 3 6 7 42 और 3 45, 9 0 0, 9 5 45, 9 5 45 और 4 49, 9 7 63 और 4 67। ध्यान देना, 9 और 5 14, 12, 7248 और पीछे डेसिमल के बाद यहाँ 2 डिजिट हैं तो ये आ जाएगा, तो वो एक्सपेंडिचर आ जाएगा 7248 रुपये, 7248 रुपीज़। ये हमारे 4th पार्ट का आंसर आ जाएगा। और पार्क में, इतना आसान क्वेश्चन था, पार्क में लगाई जाने वाली घास का क्षेत्रफल बताओ। अब पार्क में घास कहाँ लग रही है, ध्यान देना, पूरे आयत में से, पूरे रेक्टेंगल में से ये चारों घटा दो। रेक्टेंगल का एरिया है 7200, चारों पार्कों का एरिया है 96, तो जितने हिस्से में घास लगेगी, घास किस में लगेगी, अब वो ध्यान दो, 7200 में से 96 घटा दो, 10 में से 6 गए 4, 18 में से 9 गए 9, 1 7194 मीटर्स, मतलब पूरे आयत में से। समझ गए ना मेरी बात को, पूरा जो ये, अगर ये पूरा आयताकार पार्क था तो ये चारों कोनों को छोड़ने के बाद बेटा जितना बचा वो घास था। तो आयत का क्षेत्रफल हमने ये निकाल लिया, रेक्टेंगल का एरिया निकाल लिया, चारों ट्रायंगुलर पार्क का एरिया निकाल लिया, तो उन चारों को उसमें से घटा देंगे तो एरिया आ जाएगा। तो मैं होप करती हूँ कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी ये समझ आ गया होगा। तो ये था आपका कंप्लीट सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो टेलीग्राम पर या कमेंट बॉक्स में आप मुझे शेयर कर सकते हो। लेक्चर पसंद आए तो सबसे पहला काम क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करना है। थैंक यू।